स्वागत है आपका क्रिपी हॉरर स्टोरीज चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय और डरावनी कहानी। एक महिला को अपने मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से आने वाली कॉल उसकी मां के बारे में देती है, जिसकी तबीयत बेहद खराब है। जब वह अस्पताल पहुंचती है तो वहां उसे एक अनोखा और डरावना राज खुलता है। क्या होगा जब वह यह रहस्य सुलझाने की कोशिश करेगी? ये सभी और भी अधिक डरावनी घटनाओं के साथ। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको दिलचस्पी से बांधेगी और आपको अपनी कुर्सी पर खड़ा कर देगी। अगर आप सुनते हैं रहस्यमयी डरावनी कहानियां तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। हमारी कहानियों से आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? उसने अपने मोबाइल पर आने वाले अज्ञात नंबर की कॉल को जवाब दिया। तुम्हें तुरंत अस्पताल जाना होगा, उसने बेचैनी से जवाब दिया। मैं तुम्हें वहां मिलने आ रहा हूं। मां की तबीयत कितनी खराब है? वह बेचैनी से पूछी। अभी डॉक्टर ने नहीं बताया, लेकिन बहुत गंभीर है। तुम जल्दी आओ, उसने उसे बताया। ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूं, वह उससे बोली और कॉल को कटा दिया। उसके हाथ में फोन को छोड़ते हुए उसने अपने कमरे से बाहर निकला। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई है और वह अस्पताल जा रही है। उसकी दोस्त ने उसे शुभकामनाएं दी और उसे साथ जाने के लिए कहा। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी मां की स्थिति बहुत गंभीर है और उन्हें अभी ऑपरेशन की आवश्यकता है। उसने डॉक्टर के आदेशों का पालन किया और उसकी मां के बेड साइड पर बैठ गई। उसने अपनी मां को 24 घंटे के लिए ऑपरेशन के लिए अस्पताल में छोड़ दिया और अपने कमरे में वापस लौट गई। जब वह अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उसका मोबाइल बुना हुआ था। उसने उसे खोला और देखा कि उसे एक अनजान नंबर से एक मिस्ड कॉल थी। वह विचार करने लगी कि क्या वह उसे फिर से कॉल करे, लेकिन उसने यह सोचते हुए उसे छोड़ दिया। उसने अपने दोस्त को कॉल किया और उसे अपने दिन के घटनाओं के बारे में बताया। रात के बाद जब वह सोने जा रही थी तो उसने अचानक अपने मोबाइल की आवाज सुनी। वह उसे देखने के लिए उठी, लेकिन उसने देखा कि उसका मोबाइल कहीं नहीं था। फिर भी उसने उस आवाज को सुना जो उसके अंदर का दर्द और बेचैनी का अनुभव कर रही थी। उसने देखा कि आवाज कॉल के नंबर से आ रही थी, लेकिन उसने उसे उठाने का हिम्मत नहीं की। वह डर गई और अपने बिस्तर में लेट गई। सुबह जब वह अपने कमरे से निकली तो उसने देखा कि उसका मोबाइल बिल्कुल सामान्य था। वह सोच रही थी कि उसने कल रात क्या सुना था और क्या वह सपने में सुन रही थी, लेकिन उसने जल्दी ही यह सोचना छोड़ दिया और अपने दिन के कामों में लग गई। 2 दिन बाद जब वह अस्पताल जा रही थी तो उसने एक विशेष कॉल प्राप्त किया। उसने उसे खोला और सामने से एक अजनबी की आवाज सुनी। तुम्हें फिर से अस्पताल आना होगा, उसने कहा। क्यों? वह चौंक कर पूछी। तुम्हारी मां की तबीयत फिर से खराब हो गई है। लेकिन मैं तो अभी कल ही उन्हें अस्पताल छोड़ आई थी, वह चौंक कर बोली। हाँ, पर वे अब भी बेहोश हैं। तुम्हें तुरंत आना होगा। ठीक है, मैं अभी आती हूं, वह जल्दी से उत्तर दिया और अस्पताल की तरफ रवाना हुई। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मां बेहोश थी और डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे। उसने रोते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है? यह अनुभव हर किसी को नहीं होता, लेकिन आपकी मां के शरीर में किसी अजनबी आत्मा का आवास है, डॉक्टर ने कहा। उसने आपकी मां के शरीर को अधिकार कर लिया है और अब हमें उसे निकालने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब उसने कहा, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तू प्लीज आ जाना। क्या? थोड़ा अच्छे से बताओ ना, क्या हुआ? तो संदेहपूर्ण आवाज के साथ उत्तर आया, तू प्लीज जल्दी आ, मुझे सच में डर लगने लगा है। डर? और तुझे कब से डर लगने लगा? मजाक भरी आवाज के साथ जवाब दिया गया। तू प्लीज जल्दी आ, मुझे सच में डर लगने लगा है। हम ठीक है, घर से निकलते समय कॉल करती हूं, ठीक है। इतनी बात करने के बाद वह चल रही कॉल कट गई। अब उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमने लगीं। उसके मन में एक गुमनाम डर ने अपना घर बना लिया था। डर कैसा? यह उसकी भी समझ से परे था। अचानक से कमरे में लगा हुआ बल्ब खड़खड़ाहट की आवाज के साथ जोर से फूट गया। तभी जगमगाते हुए उस कमरे में गहरा अंधेरा फैल गया। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन उस भयानक सन्नाटे में
आगे बढ़ने वाली अपनी दिल की धड़कन को वह स्पष्ट रूप से सुन पा रही थी। उसके डर से उसका पूरा गला सूख गया था। इसी कारण वह पानी पीने के लिए रसोई की तरफ मुड़ कर जाने लगी। कमरे में बहुत अंधेरा होने के कारण उसने बाजू में रखे लकड़ी के टेबल पर रखी माचिस की तीली जलाई। वैसे वह सामने का दृश्य देखकर 2 कदम पीछे ही हट गई। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक काली इंसानी परछाई उसके सामने आकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसके हाथ में जलती हुई तीली की हल्की पीली नारंगी रोशनी में वह इंसानी परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। माचिस की तीली के हल्के रोशनी में उसकी डरावनी आंखें और भी गहरी लग रही थीं। वह दृश्य देखकर वह 2 कदम पीछे ही हट गई। तभी बाहर से किसी ने कमरे की घंटी बजाई। ऐसे में उसका डर और भी जोर पकड़ने लगा। तभी घंटी एक बार फिर बजी। अब वह धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर चलने लगी। वह पूरी डर चुकी थी। उसने डरते डरते धीरे से दरवाजा खोला। आगे देखा तो उसकी सहेली वहां आ गई थी। उसे देखते ही उसने उसे गले ही लगा लिया। गले से लगकर वह जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो मां जोर जोर से रोते हुए वह अपना हाल उसे बता रही थी। उसको पकड़कर उसकी सहेली उसके साथ उसके कमरे में आई। सीमा का गला सूख गया था, इसीलिए वह अपनी सहेली का हाथ छोड़कर रसोई में चली गई। पानी का एक घूंट पीकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सहेली कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसको ढूंढते हुए वो दरवाजे की ओर जाने लगी, लेकिन तभी उसके पास रखे मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल फोन को देखकर उसने कॉल रिसीव किया और सामने से आवाज आने लगी। हेलो, मैं रितिका बोल रही हूं। मैं लगभग 2 घंटे से फोन कर रही हूं। कहां हो तुम? सामने से आती आवाज से वह पूरी तरह सहम गई थी। उसकी भयभीत नजरें थोड़ी देर पहले आई अपनी सहेली को खोज रही थी। वह कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी वही दोस्त रितिका उसके सामने आई। उस कॉल पर बहुत गुस्से में बात कर रही थी। आगे से आने वाली उसकी आवाज को सुनकर वह जैसे मानो और परेशान हो गई। मन में जिस डर ने अपना घर बनाया था, अब वही डर उसके चेहरे से झलकने लगा था। बिना कुछ कहे उसके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन नीचे फर्श पर गिर गया। तभी उस कमरे की खुली खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। हवा के झोंके के साथ साथ कमरे में जल रही मोमबत्ती की पीली नारंगी रोशनी कम होते होते बुझ गई और कमरे में एक बार फिर अंधेरा छा गया। जो हो रहा था वह उसकी समझ से परे था। कमरे में फैले अंधेरे से क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे ठंड हवा का झोंका खिड़की के दरवाजे से जोर जोर से टकराने लगा। खिड़की के बाहर मोहक चांदनी रात में एक चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ा रहा था और अपनी चोंच से जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। उसके वो पंखों का फड़फड़ाहट और उसकी चोंच से निकाली हुई वह भयानक चिख उस भयानक शांत वातावरण में उसे दिल का दौरा देने के लिए काफी थी। और एक ही पल में वह चमगादड़ उसके सामने से अपने पंख फड़फड़ाकर निकल गया। तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। वो एकदम से चौंक गई। फिर उसके शरीर में एक डर की रफ्तार दौड़ गई। डर के मारे शरीर से चेहरे पर पसीना आने लगा। कमरे के दरवाजे पर दस्तक जारी थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ी। 2 कदम आगे बढ़ी ही थी और तभी सब कुछ एकदम शांत हो गया। सब कुछ जोर से खिड़की पर टकराने वाला, खिड़की के दरवाजे का जोर जोर से खिड़की पर टकराना, उस डरावने चमगादड़ के पंख का फड़फड़ाना, उसकी चोंच से निकलती वह भयानक चीख, दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना, सब कुछ आवाज थी तो बस उसकी बढ़ती हुई दिल के धड़कन की। उस डर से लग रहा था कि जैसे मानो दिल जोर जोर से धड़कते हुए शरीर से बाहर निकल रहा हो। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसकी आंखें गहरे अंधेरे कमरे में चारों ओर घूम रही थीं। अंधेरा इतना गहरा था कि वह सफेद मोमबत्ती को ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। धीरे धीरे ढूंढते हुए उसने तो मोमबत्ती मिल ही गई। वह मोमबत्ती हाथ में लेकर जल्दी से उसे जलाने लगी। जलते हुए मोमबत्ती की पीली रोशनी अंधेरे को चीरती हुई पूरे कमरे में फैल गई। जैसे ही वह मोमबत्ती हाथ में लेकर आगे बढ़ी, फिर एक बार दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और दरवाजे के पास वहां था। दूसरे दिन, देखो, आपको मुझे बताना होगा कि उनके साथ क्या हुआ है।
नहीं तो मुझे उनकी मानसिक स्थिति जाननी पड़ेगी। सामने रखी फाइलों में अलग अलग कागजातों को छांटते हुए एक बूढ़ा इंसान अपने सामने बैठी युवती से उसके मरीज के बारे में जानकारी ले रहा था। डॉक्टर, उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी मां एक कार दुर्घटना में भगवान के पास चली गई। उस घटना के बाद वह पूरी तरह से बिखर गई थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण उसके रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी छोटी बहन को वह पसंद नहीं थी। उसे शहर के कॉलेज में भर्ती कराया गया था। पिछले 2 महीनों से सब ठीक चल रहा था, लेकिन कल रात को करीब 1:30 बजे उसने मुझे फोन किया और बोलते हुए वह ठहरा। तभी बाहर से किसी ने अंदर आने की इजाजत मांगी। डॉक्टर ने भी अपनी गर्दन हिलाकर उसे अंदर आने की इजाजत दी और एक युवक डॉक्टर के सामने टेबल पर एक फाइल रखकर चला गया। हाँ, सो सॉरी, आप प्लीज बोलते रहिए। डॉक्टर, कल रात करीब 1:30 बजे मुझे फोन आया और उसने मुझे अपने घर में बुलाया। बात करते समय वह थोड़ा अजीब सा महसूस कर रही थी, मानो जैसे वह बहुत डर गई हो। मैं उसे लगभग 2 घंटे तक फोन करती रही, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। आखिरकार उसका फोन लगा, लेकिन उसने सामने कुछ बात करने के पहले ही वह कॉल कट गई। तब न रह के भी मुझे उसकी चिंता हो रही थी। आखिरकार वहां क्या हुआ, ये देखने के लिए मैं उसके घर में गई। कमरे की घंटी बजाई, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। आवाज भी लगाई, दरवाजे पर दस्तक भी दी, लेकिन वह कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। और तब मुझे उसके दरवाजे का हैंडल तोड़ना पड़ा। अंदर देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ के पास फर्श पर एक तेज धार वाला चाकू पड़ा था। उसके बाद मुझे कुछ समझने के पहले मैंने एम्बुलेंस को बुलाया और उसे यहां ले आई। देखिए, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है और आपके बताने के अनुमान के अनुसार से उसको कोई मानसिक तनाव भी नहीं दिख रहा है। मरीज की हालत ठीक ना रहने का डॉक्टर का कारण सुनकर वह थोड़ा रोते हुए बोली, डॉक्टर प्लीज उसे जल्दी से ठीक कर दो, वह मेरी अकेली सहेली है। तभी बाहर से अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स डॉक्टर के केबिन की ओर दौड़ते हुए आई। सर, बेड नंबर 46 के मरीज की हालत बहुत खराब हो गई है। वैसे डॉक्टर और वह नर्स केबिन के बाहर निकले, वैसे वह भी बाहर आ गई। दरवाजे के बाहर लगे हल्के सफेद शीशे के अंदर नजर डाली और कुछ समय में डॉक्टर कमरे से बाहर आए। आई एम सॉरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी दोस्त सीमा को हम नहीं बचा पाए। लेकिन उसके खून में हमें नशा और कुछ मानसिक तनाव की दवाइयां बहुत ज्यादा मात्रा में मिली हैं, जिसे खाने से एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि वह मानसिक तनाव में है या फिर अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है। यह तब होने लगता है जब उस दवा की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे वह दवा उस व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ करने लगती है और अंततः वह व्यक्ति आत्महत्या, मर्डर, मारहाण आदि से अपनी जान गंवा देता है। ये भी वैसी ही केस दिख रही है, लेकिन आपके बेताने के अनुमान से सीमा कुछ नशा और दवाइयां नहीं लेती थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनको किसी ने दी होगी। डॉक्टर बोलते बोलते अपने केबिन की ओर चले गए। रितिका रोते हुए सीमा के कमरे की ओर आई। उसके पास जाकर उसके बिस्तर पर बैठते हुए बोली, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाई दीदी। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अस्पताल से बाहर जाने लगी। लेकिन सीमा का बेजान हुआ शरीर अपनी डरावनी नजरों से रितिका को ही देखता रह गया। कहानी कैसी लगी? कहानी में कुछ बताने की आवश्यकता हो तो हमें जरूर बताएं। आपका प्यार देकर कहानी का आनंद लें और अधिक ना बोलते हुए कहानी का आनंद उठाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जो हमें एक अजीब सा संदेश देती है। इसे सुनकर हमें यह अनुभव होता है कि हमारे चारों ओर कितने सारे रहस्यमय और अजीब घटनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हमें कभी कभी अपने आसपास की स्थितियों को भी समझने की आवश्यकता होती है। अब आपकी बारी है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया दें और अगली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।